जिस जानवर की वफादारी के कसीदे पढ़े जाते थे, जिसे इंसान के सबसे अच्छे दोस्त यानी मैन्स बेस्ट फ्रेंड का तमगा मिला था, वो जब खूंखार, बेवफा या बीमार हो जाए तो वो ना गली का रह जाता है, ना घर का और ना ही घाट का। उसे पहुंचा दिया जाता है आश्रय घर माने शेल्टर होम में। सुप्रीम कोर्ट ने भी खूंखार और आवारा कुत्ते जिनकी नसबंदी होनी है, उन्हें इन्हीं शेल्टर होम में भेजने की बात कही। तो आज हम आपको देश की राजधानी के इन्हीं शेल्टर होम्स की हकीकत दिखाने ले चलते हैं। आइए इन कुत्तों के लिए बनी सरकारी और प्राइवेट व्यवस्थाओं का सूरत हाल जरा करीब से पहुंचकर देखते हैं। इस असुविधा के लिए खेद है, लेकिन आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। देश के उन हिस्सों तक पहुंचने में जिनका जिक्र केवल सुर्खियों में सिमट कर रह जाता है, न केवल बहुत मेहनत लगती है बल्कि रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट जरूरी लगती है, जमीनी हकीकत दिखाने की हमारी ये कोशिश माकूल मालूम पड़ती है, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके इसे सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जस्ट के मेंबर भी बन सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर उस बदलाव का हिस्सा बने जो हम देखना चाहते हैं, उस जर्नलिज्म को सपोर्ट करें जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज की तारीख में स्थिति यह है कि दिल्ली में एक भी सरकारी डॉग शेल्टर या एनिमल शेल्टर नहीं है। जितने भी शेल्टर्स एग्जिस्ट करते हैं वो इसी तरह एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, एनिमल रैन बसेरा ARB ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है, इसके द्वारा यहाँ जो रैन बसेरा है इसको चलाया जाता है। ये फंडिंग के लिए भी लिख रखे हैं कि अगर जो लोग इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं उनको टैक्स में 50% एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि एक डॉग शेल्टर का आखिर हाल क्या होता है, कैसे यहाँ पर कुत्तों को रखा जाता है और उनकी केयरटेकिंग करने वाले लोग कौन होते हैं, एक साथ इतने सारे कुत्ते एग्जिस्ट कैसे करते हैं, कोई अगर ज़्यादा गुस्सैल है या एग्रेसिव कुत्ता है वो कैसे बाकी सबके साथ एग्जिस्ट करता है, और आखिर जिस तरह के शेल्टर सरकार बनाने की बात कर रही है, अभी जब वो सरकारी नहीं है, एटलीस्ट प्राइवेट ही है, तो उसका सूरत हाल क्या है ये ज़रा करीब से पहुंचकर देखेंगे। नमस्ते, हम आज देखने के लिए आए हैं, सरकार बात कर रही है कि दिल्ली में डॉग्स के लिए शेल्टर होम बनने जा रही है। तो आखिर डॉग शेल्टर होते कैसे हैं, वहाँ की हकीकत क्या है, ये हम जानने समझने के लिए आए हैं। बिल्कुल, देखिए डॉग शेल्टर वो हैं अभी रन कर रहे हैं, वो इस पद्धति में रन कर रहे हैं कि हम लोग क्या है, जैसे रोड पे कोई एनिमल घायल हो गया, इंजर्ड हो गया या उसको कोई गंभीर बीमारी लग गई, तो हम लोग उसको लेके आते हैं। हमारे पास जैसे कॉल आ जाती है या हम लोग 100 मोटो भी ले लेते हैं, अपने आप भी देख लेते हैं, हमारे जो ट्रस्ट के लोग हैं, वॉलंटियर हैं, ये देख लेते हैं, तो उठा के ले आते हैं। फिर हम उसको डॉक्टर के पास भेजते हैं। डॉक्टर साहब जो भी दवाएं बताते हैं, जैसा भी ट्रीटमेंट वो रेफ़र करते हैं, उसके अनुसार उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। फिर जब वो ठीक हो जाता है तो फिर हम लोग तय करते हैं कि वापस ये रोड पे जाने लायक है या नहीं है। मान लीजिए उसे बहुत याद आ रही है अपनी लोकेशन की, तो पता लग जाता है, हम लोग इतने दिन हो गए काम करते हुए, फिर हम लोग उसको उसकी लोकेशन पर छोड़ते हैं। कई डॉग ऐसे होते हैं कि जिनका लगता है कि भाई इसका तो एक पैर कट गया, अब ये डॉग सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या कोई छोटा बच्चा हमने लिया तो वो वापस समझ नहीं पाएगा उस लोकेशन को, तो वो फिर हम लोग अपने पास ही रखते हैं। सर, आप ज़रा मुझे ये अपना शेल्टर होम दिखाएंगे और मुझे और जो दर्शक ये देखना चाह रहे हैं, हाँ, उनको एक बार ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई शेल्टर होम होता है, कितने डॉग्स रहते हैं, क्या कैपेसिटी होती है, क्या ये लोग आपस में नहीं लड़ते हैं। बिल्कुल, आपको मैं उधर से शुरू करता हूँ, पहले एक सिरे से हो जाएगा ना। देखिए ये इनके लिए खाना तैयार हो रहा है, तो हम लोग 2 टाइम खाना देते हैं एनिमल को, और ये खाना जो है वो करीब 350 डॉग के लिए है। 350 के लिए। आपके शेल्टर में कितने डॉग्स हैं? हमारे यहाँ 150 है और 200 बाहर हैं, जिनको हम लोग एक टाइम का खाना देते हैं। अच्छा, वो यहीं से आश्रित हैं, वो ढूंढ नहीं सकते जाने, मतलब इनका एक एरिया होता है, तो उस एरिया के ऊपर वो वहीं रहता है डॉग। उसको ये नहीं कि वहाँ से उठा के उधर दे दिया खाना, वो नहीं जाएगा, अपनी जगह पे रहेगा, उसी जगह पे देना होता है उसको। क्या पक रहा है ये चावल है और चिकन का जो वेस्ट होता है वो है। अच्छा, जिसका जो चिकन का मांस है वो तो इंसान खा जाते हैं सारा, हाँ। जो उसकी हड्डी बच जाती है, कूड़े में फेंकने वाली होती, वो हम लोग ले लेते हैं, वो इसके साथ डाल के खिला देते हैं, क्योंकि डॉग एक मांसाहारी जानवर है, उसको मांस मिलना बहुत जरूरी है। तो ये आपका डॉग्स का किचन है। हाँ, अच्छा, ये देखिए पानी की सुविधा है, हाँ। यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है, तो हम लोग टैंकर से पानी लेते हैं।
तो एक बार में हम लोग जब टैंकर आता है तो करीब 2500 लीटर पानी स्टोर करके रख लेते हैं। हाँ। तो हर दिन करीब 2500 लीटर पानी लग जाता है हम लोगों का। 2500 लीटर। हाँ। इसका कितना खर्चा होता है? इसका एक बार में 1500 1500 डे। एक दिन का 1500 रुपए पानी का खर्चा पानी है। का खर्चा। खाना का मोटा माटी आप खर्चा बताएं अगर? खाने का हमारा खर्च, खाने का जो खर्च है वो लगभग 3 से 3500 का। 3-3.5 हाँ। का। देखिए ये इसमें इनका इमरजेंसी वाला खाना है। जैसे कभी अपना खाना कुछ गड़बड़ हो गया या फिर कहीं ज़्यादा एनिमल मिल गए, कोई दिक्कत हो गई, तो हम लोगों ने इमरजेंसी का भी सूखा खाना रखा हुआ है कि कोई भूखा नहीं रहे। देखिए इसमें भी खाने का सामान है और इसमें बर्तन है, जिससे कभी बर्तन कम पड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर बर्तन नए निकाल लेते हैं। इसमें देखिए मेडिसिन है सारी। मैं जो डॉक्टर बोलते हैं इसको, जैसे कोई एनिमल गया उसको बोलते हैं डॉक्टर कि भाई आपको ये मेडिसिन देनी है, तो उसका स्टॉक हमारे पास होता है। हम लोग तुरंत वो मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। ये क्या डॉग्स के नाम लिखे हुए ये हैं? डॉग्स का नाम नहीं है मैम, ये चार्ट है ट्रीटमेंट का। हाँ। जैसे कोई बीमार डॉग आया हमारे पास तो हम लोग सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास भेजेंगे। हाँ। डॉक्टर के साहब के पास जाएगा तो डॉक्टर साहब उसको दवाई लिखेंगे कि ये दवाई देनी है और कितने दिन देनी है वो क्वांटिटी लिखी जाएगी। तो जैसे ये चिंकी है, इसको 10 दिन दवाई देनी थी, हम लोगों ने 7 दिन दे दिए। अब इसको 3 दिन और देनी है, कल इसमें 8 नंबर आ जाएगा ऐसे। तो आपको पता कैसे चलता है कि चिंकी कौन है, मजनू कौन है या मोमो कौन है? ये तो सब एक जैसे दिखते हैं। देखिए इनका सारा डाटा हमारे कंप्यूटर में है। पहचानते कैसे हैं लेकिन? सबको पहचानते हैं, कोई ऐसा नहीं जिसको। वो पिंकी है, वो बैठी है, एक उसको 4-5 दिन हो गया है हुए। ये लड्डू है, इसकी पूंछ में जगह में, उसकी पीठ में जगह में। आ जाओ, चल लो। पक्का आ जाऊं, कुछ करेंगे तो नहीं? और यहाँ पर हम लोग खाना निकाल के पहले ठंडा करते हैं। हाँ। जब ठंडा हो जाता है तो ये नहीं कि उठाया और ऐसे ही रख दिया, नहीं, सबको हर केबिन में 2 डॉग बंद करके उनको फिर अलग अलग खाना देते हैं। अच्छा। और जो वैसे हैं जो केबिन में नहीं जा सकते या इंजर्ड हैं बुरी तरह से, उनको फिर हाथ से खाना खिलाते हैं सभी से को। भी खाना? हाँ, उनको हाथ से खिलाते हैं। तो यहाँ कोई सोता भी है मतलब रात हाँ, में? यहाँ 2 लोग रहते हैं। और वो यहीं सोते हैं? हाँ ये 150 कुत्तों के बीच में यहाँ हाँ, सो लेते हैं? आराम से सो जाते हैं। वैसे स्टाफ रूम भी है हाँ। हमारा इनके लिए, तो यहीं सो जाते हैं। यहाँ कूलर है, बहुत तेज हवा चलती है इसकी। एक अकेला इंसान यहाँ अगर इनके साथ सोता है, कौन सोता है? आप? ये भी सो जाता है। हाँ, आप यहाँ सोते हैं? डर नहीं लगता आपको? नहीं, ये तो सेफ है उल्टा। हाँ? यहाँ तो सेफ है, डरना क्या। देखिए यहाँ पर सांप नहीं आ सकता, यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं आ सकता, यहाँ पर कोई चोरी करने नहीं आ सकता। मतलब ये डॉग है ना, आप ये मानिए जब तक ये हैं, जब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कितना अचंभित करने वाला फैक्ट है। यहाँ इतने कुत्ते होते हैं, 150 कुत्ते, और ये अकेले इंसान उनके साथ सोते हैं। मुझे तो ये सोच के ही बहुत अजीब लग रहा है। आप क्या सोचते हैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप इस फैसले पे सहमत है, असहमत है? नहीं, सहमत असहमत की बात यह है कि देखिए राजा का फैसला तो सभी को मानना पड़ेगा, है ना। राजा कोई आदेश करेंगे तो हम लोगों को तो मानना ही पड़ेगा। राजा का फैसला क्यों? ये तो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक नहीं, व्यवस्था है, जैसे कोर्ट ऑर्डर से आए आया हैं। है और इस पे तो अभी बहस भी चल रही है। देखिए ये सरकार, दिल्ली सरकार जिस दिन से आई है, इसने पहले दिन से कह दिया कि हम दिल्ली से कुत्तों को हटाएंगे। तो ये कहीं ना इसके कहीं पीछे की वजह भी तो है ना कि लगातार डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो रही है, बच्चों की कितनी ज्यादा मौत हो रही है इसमें। देखिए दिल्ली में तो पिछले 3 साल से रेबीज का एक भी केस नहीं है। दिल्ली तो रेबीज फ्री है, एनसीआर रेबीज फ्री है, तो मौत कहाँ हो रही है भाई? दिल्ली में जो इतना प्रोपेगेंडा फैलाया है तो वो मौत तो हो ही नहीं रही रेबीज से, एक भी सिंगल डेथ नहीं है। और ये बात हम थोड़ी कह रहे हैं, ये बात तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने संसद में कही है। हम तो उनकी बात को कोट कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। आंकड़ा तो उन्होंने दिया है और आंकड़े ऐसे हैं कि 3 साल में दिल्ली एनसीआर में कोई डेथ नहीं है। तो आपने रेबीज की वजह से नहीं, लेकिन बाकी सारे इन्फेक्शन की वजह से तो जिस वजह से दिक्कत हुई है मैम, उसकी वजह है रीलोकेशन। एमसीडी क्या करती है कि जैसे पॉश एरिया है जहाँ पर कहीं पे वीआईपी लोग रह रहे हैं, वहाँ से वो कुत्ता उठाती है और दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देती है। देखिए मैम, क्या है कि एक दिल्ली गवर्नमेंट की किसी एनिमल के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। हाँ। इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई डॉग घायल हो या खूंखार हो या पागल हो या फिर रेबीज हो,
उसको ले आके कहीं रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले तो एक व्यवस्था बनानी चाहिए। तो कोर्ट ने आदेश तो दिया है कि हम चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं बनाए, जरूर बनाए, ऐसी यूनिट बनाए पहले। अगर कोई एक डॉग किसी को बाइट कर रहा है किसी एरिया में तो आप उसे उठाइए, शेल्टर में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सरकार हम लोगों को अपना दुश्मन मानती है, हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये एमसीडी को करना चाहिए, ये दिल्ली गवर्नमेंट को करना चाहिए। हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम अपना व्यापार छोड़ के, कई लोग अपनी नौकरी छोड़ के ऐसे कामों में हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार नहीं कर रही है। अगर हम लोग भी हाथ खड़े कर देंगे तो और ज़्यादा हालत विकराल हो जाएगी। यहाँ हमने देखा कि कैसे कुत्तों को रखा जाता है, कैसे उनके खाना बनता है, किस तरह से उनकी केयर टेकिंग की जाती है। अब यहाँ तो हमें ह्यूमन एनिमल जो कोएग्जिस्टेंस का उदाहरण कहते हैं या एग्जाम्पल कहते हैं, वो अंदर देखने को मिला कि 150 कुत्तों के बीच में एक आदमी रह पा रहा है। पर क्या आदमियों के बीच में कुत्ते रह सकते हैं? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी बहस का मुद्दा है, लोगों के बीच में भी इस पर बहस हो रही है। अब हम यहाँ से निकल के चलते हैं वेटनरी सेंटर, जहाँ पर MCD यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली द्वारा जो कुत्ते पकड़े जाते हैं उनका स्टेरिलाइजेशन होता है, माने उनकी नसबंदी की जाती है। वो कैसे होता है, वहाँ का क्या हाल है, इसका भी एक रियलिटी चेक लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए। तो ये एक डॉग शेल्टर है जो एक NGO द्वारा चलाया जाता है। NGO का नाम यहाँ लिखा है PAWS, PAWS, पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी। और इनको जो ABC प्रोग्राम होता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, उसके लिए साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से फंडिंग मिलती है। जैसा इनके NGO के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर ही लिखा हुआ है। पिछले 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं फॉर एनिमल बर्थ कंट्रोल और अडॉप्शन ऑफ दिस होमलेस डॉग्स। और जो रेस्क्यू डॉग्स हैं, एक्सीडेंटल डॉग्स हैं, वो लोग लेके आते हैं जो एनिमल लवर्स हैं, तो हम लोग उनको ट्रीट करते हैं, फिर ट्रीट करके वहीं टेरिटरी में वापस छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये कोई परमानेंट शेल्टर्स नहीं है? परमानेंट शेल्टर एक्चुअली पॉज की पॉलिसी है कि कोई भी हेल्दी डॉग को कन्फाइनमेंट में नहीं रखते। हमारा ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड के साथ भी रिकॉग्निशन है, लेकिन अगर हेल्दी डॉग को कन्फाइनमेंट में रखेंगे तो दैट्स अगेन ए क्रूरलिटी टू द एनिमल। तो इसलिए हम लोग परमानेंट शेल्टरिंग नहीं करते हैं अनलेस इज अबंडेंट डॉग, जिसका जैसे ऑनर, ये जैसे डॉग है इसके ऑनर की डेथ हो गई, वो जल गए थे, तो वो परमानेंटली हमारे पास ही हैं। एंड ऐसे अगर आ भी जाते हैं तो वी जस्ट पुट देम फॉर अडॉप्शन। बहुत से एनिमल लवर्स हैं, दे वांट टू अडॉप्ट them, rescue them and keep them individually। फिर वो हमारे पास लाते रहते हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो we encourage them and we give them very nominal rate for treatment and for food and other things। तो इसलिए वो इससे collective effort of animal lovers, professional veterinarians and the शेल्टर पीपल। अच्छा सर, ज़रा आप मुझे ये भी समझाएंगे कि किसी भी एक डॉग को स्टेरलाइज करने में कितना खर्चा आता है? मतलब उनकी नसबंदी अगर हम आसान भाषा में कहें, कितना खर्चा आता है और ये कितना फीजिबल ऑप्शन है? क्योंकि जो एनिमल लवर्स है उनकी तरफ से ये तर्क आता है कि अगर आप चाहते हैं डॉग बाइट के केसेस में कमी आए या जो जनसंख्या बढ़ रही है वो कंट्रोल हो, तो उसके लिए स्टेरलाइजेशन एक ऑप्शन है। ये वर्ल्ड वाइड ऐसा ही है। और एथिकल लाइक प्रोसीजर तो यही है कि आप उनको स्टरलाइज करें और उनको वैक्सीनेशन कर दें, उसी टेरिटरी में रहने दें जब तक उनकी लाइफ भगवान ने दी है, तब तक वो वहाँ जिंदा रहें और उनको कोई ऐसी कंटेजियस डिजीज़ नहीं हो। वो तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सी दैट डॉग इज़ नॉट हैविंग एनी जेनेटिकल डिजीज़। बाकी जो ये कॉस्ट है 1000 रुपीज़ या 900 रुपीज़ इज़ वेरी नॉमिनल टू बी फ्रैंक। is 1/3 of actual cost because इसमें हम लोग डॉग पिकअप भी करते हैं। हमें 1000 रुपीज अगर एक डॉग को स्टेरलाइज आप करते हैं तब आपको मिलता है सरकार की तरफ से। और उसमें क्या है कि उसमें उसको पिकअप करते हैं। अगर कोई 10 किलोमीटर दूर से भी लिया तो उसका CNG ड्राइवर की सैलरी, 2 लड़के हैं जो उठा के लाते हैं उसकी सैलरी, फिर यहाँ डॉग लाते हैं, उसको प्री एनेस्थेटिक देते हैं, फिर उसको सर्जरी करते हैं, फिर सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव वो 3 या 4 दिन रहते हैं, फिर 4 दिन उनको खाना भी देना है, फिर 4 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, फिर उसको फिर रिलीज़ करना है। तो उस कॉस्ट में अराउंड 4 या 5000 पर डॉग आता है। बट गवर्नमेंट इज़ गिविंग अस 1000। हम लोग, हमारा प्ली रहता है उनके पास, हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि उसको बढ़ाएं, बट उनका अपना प्रॉब्लम है। तो ये जो बाकी का बचा हुआ पैसा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई कमी है पैसे की। बहुत से
एनिमल लवर्स हैं, दे कीप ऑन पूलिंग इन, प्लस आई हैव माई ओन क्लिनिक, तो मैं 50% तो आई पूल फ्रॉम माई क्लिनिक, बट दिस इज जस्ट ए कंपैशन बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग बैक टू माई प्रोफेशन। सर बट आपके पास ऐसे भी तो केसेस आते होंगे जहाँ पे जेन्युइनली डॉग्स टर्न आउट टू बी एग्रेसिव, वो काटने लगते हैं, तो ये प्रवृत्ति डॉग्स में क्यों देखी जाती है? क्यों वो ऐसे ये जो होते हैं? कम्युनिटी होता है, क्योंकि अल्फा डॉग होता है, दे लिव इन एक लेके ग्रुप, उसमें एक लीडर रहता है, दे फाइंड आउट अपने आप ही, उनको उनके अलग अलग फेरोमोन्स होते हैं, दे फाइंड आउट हु इज़ द बॉस, तो दे स्टार्ट फॉलोइंग दैट बॉस। अगर उस बॉस को हम लोग स्टरलाइज भी कर देते हैं, समटाइम ही रिमेन्स अग्रेसिव, तो ऐसे डॉग को हम लोग तो खुद बोलते हैं कि आप MCD को बोले कि एक ऐसा शेल्टर बना दे, उसको आप क्वारंटाइन कर सकते हो उस एनिमल को 6 या 7 दिन के लिए, और उसका ब्लड सैंपल ले लीजिए, उसका रेबीज़ टेस्ट कर लीजिए, एंटीबॉडी टेस्ट कर लीजिए, अगर रेबीज़ का कैरियर है या नहीं है, या सिंपल अग्रेशन है, उसके लिए बिहेवियरिस्ट को कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो लेट हिम लिव हिज रेस्ट ऑफ द लाइफ इन ए कंफर्टेबल एरिया, जहाँ प्रोफेशनली वेटनेरियंस रखें, फीडर्स हों, तो अच्छी तरह रख सकें। तो वो तो हम लोग भी कह रहे हैं कि उसको ज़रूर हटा दीजिए, लेकिन अगर 100 में से 2 डॉग एक्सट्रीमिस्ट हैं जो काटते हैं, दैट डजंट मीन कि 98 को भी अंदर कर दें। अब हम चलते हैं और आपको सरकारी जो ABC सेंटर्स होते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, उसके साथ ही जो शेल्टर होम्स होते हैं, उसका हाल दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ जो स्ट्रे डॉग्स रखे जा रहे हैं या जो उठा के लाते हैं, वो किस कंडीशन में रखे जा रहे हैं और वहाँ का रियलिटी चेक क्या है। चलिए, तो अभी तक हमने जितने भी डॉग शेल्टर होम्स का हाल देखा, ये NGO द्वारा चलाया जा रहा था, माने कि प्राइवेट संस्था द्वारा चलाया जा रहा था, इसमें सरकार का कोई भी लेना देना नहीं था। अब हम एक ऐसे सेंटर पहुंचे हैं जो MCD द्वारा, यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली द्वारा चलाया जा रहा है। ये डॉग शेल्टर होम तो नहीं है, लेकिन ABC सेंटर है। ABC यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर। अंदर जाकर फोटो लेना और वीडियो लेना अलाउ नहीं है, ऐसा इस बोर्ड पे ही चस्पा किया हुआ बाहर दिख रहा है। अब जितना भी हाल हम आपको दिखा सकते होंगे एक सरकारी शेल्टर होम का, या टेम्परेरी शेल्टर होम का, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी क्यों अलाउ नहीं है, उसका एक सबूत तो यही देख के समझ में आ रहा है। बिल्कुल जैसे जेल का हाल होता है, या हम पिक्चरों में या हमारी इमेजिनेशन में जेल के बैरक की जैसी तस्वीर बनती है, बिल्कुल वैसे ही बैरक की तस्वीरें हमें अंदर दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है। 10 बाई 10 का कोई कमरा जितना बड़ा होता है, उससे भी ज़्यादा छोटा और कंजेस्टेड एक कुत्ते के लिए बैरक बनाया गया, और उसमें एक क्या 2-2, 3-3, 4-4 भी रखे जाते हैं जब ज़्यादा संख्या में आ जाए। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, हवा यहाँ से पास नहीं होती। इस तरह के बैरक में उन्हें रहते हुए कैसा महसूस होगा, ये वो बोलकर तो नहीं बता सकते, लेकिन आप और हम इंसान हैं, हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं। आप भी तस्वीरें देखिए और अपने विवेक से फैसला लीजिए, सोचिए, समझिए, कमेंट में बताइए कि आपको इस तरह जानवरों को रखना शेल्टर होम्स के नाम पे, इस तरह के बैरक में बंद करना कितना सही लग रहा है या कितना फीजिबल ऑप्शन लग रहा है। अब इस मामले पर उन लोगों का क्या कहना है जो इस केस के सबसे ज्यादा विक्टिम है, यानी जिन लोगों को कुत्ते ने काटा है, वो इस मामले पर क्या राय रखते हैं, यही जानने और समझने के लिए हम नोएडा के सेक्टर 39 के जिला अस्पताल पहुंचे हैं। यहाँ पर जो डॉग बाइट के विक्टिम्स होते हैं उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, जो रेबीज का इंजेक्शन है वो दिया जाता है। तो अंदर चल के जरा हाल देखते हैं कि कितने केसेस लगभग रोज आते हैं, और जिन लोगों को कुत्ते ने काटा है वो इस फैसले पर क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। आपको गली वाले कुत्ते ने काटा है? हाँ, जा रहा था शाम से, ड्यूटी से जा रहा था। हाँ। पीछे से काट लिया। क्या बाइक में थे, साइकिल? नहीं, पैदल था। ऐसे अचानक से आके? अचानक वो पास से निकला, मैंने काटेगा नहीं, और मैं निकल गया, मेरे पास कुछ बैग था पीछे टंगा हुआ था, और पीछे से पैर रख दिया, मुंह रख दिया। आपको भी क्या गली में कुत्ते ने काटा है? गली का कुत्ता था या पालतू था? गली का था। गली का था। कहाँ से आए आप लोग? सेक्टर 5 हरौला। सेक्टर 5। क्या हुआ था, कैसे काटा? हम सब्जी लाने गए थे, आ रहे थे, रास्ते में बस काट के भाग गया। रात बिरात आता है, कोई ड्यूटी करके आता, कोई कहीं से आता है, कुत्ते घूमते रहते हैं, काट लेते हैं। हम लोग परेशान रहते हैं, बताओ ड्यूटी वाले ड्यूटी करेंगे खाएंगे क्या? जैसे
कट्टर कुत्ते हैं ना, उनको डालना चाहिए। जैसे पता चलता है ना कि जैसे आपको या मेरे को काटा, तो उसी हिसाब से उनको तो डालना ही चाहिए। जो सही है, मान लो सब नहीं ऐसे होते हैं कि सभी काटें तो हम आप कैसे रहोगे। जो ऐसे हैं जो उनको डालना चाहिए। लेकिन सबको आप कह रहे हैं कि नहीं डालना चाहिए? सबको नहीं, जो मतलब है ऐसे जो काट लेते हैं, सबको पता है कि गली में उनको डालना चाहिए। चलेगा कि कौन काटते कौन नहीं काटते, उनमें क्या पहचान है। हम तो सोचते सभी को डाल दो, रखो मत। आपको काटा है? क्या हुआ था? पता नहीं, खेल रही थी तभी काटा है। गली में? तो किसी का पालतू कुत्ता था या गली का कुत्ता था? गली का कुत्ता था। अच्छा, कहाँ हाथ में काटा? हाथ में नहीं, पैर में। तो ये एक सरकारी अस्पताल में जो आने वाले केसेस है उनका हाल था। अंदर डॉक्टर ने बताया कि रोजाना 350 से 400 एनिमल बाइट के केसेस आते हैं, जिसमें से 250 से 300 केस मोटा माटी डॉग बाइट के ही होते हैं। इसमें स्ट्रे डॉग्स और जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके द्वारा लगा हुआ स्क्रैच बाइट, वो सबके केसेस हैं। हालांकि अंदर जो डेटा मेंटेन हो रहा है वो अलग अलग डेटा मेंटेन हो रहा है कि स्ट्रे डॉग्स के कितने केसेस हैं और जो पालतू कुत्ते हैं उनके द्वारा जब काटा जा रहा है तो उसके कितने केसेस आ रहे हैं। तो ये भी एक सच है, ये भी एक रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि डॉग बाइट का ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ हाइप्ड मामला है या इसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। इन रियलिटी वाकई लोग इससे परेशान हैं। हम यहाँ पिछले 10-15 मिनट से खड़े हैं और लगातार लोग आते ही जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इसके विक्टिम दिख रहे हैं वो छोटे बच्चे दिख रहे हैं। जो वर्किंग क्लास है उस तबके के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, जो कभी गली से निकल रहे थे या अपने काम पर जा रहे थे या कोई काम करके लौट रहे थे, तो अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया और काटा। अब इनकी क्या राय है, ये इस मसले पर क्या सोचते हैं, ये तो आपने इन्हीं से ही सुना। हमारी कोशिश है कि इस केस के जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें और सबकी राय इसमें सम्मिलित हो, क्योंकि जो विक्टिम है उनकी भी बात सुनना या जो इसके कारण परेशान है उनकी भी आवाज़ या उनका भी मत जानना जरूरी है। अब इस मामले पर जानवरों के लिए काम करने वाले एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं, जरा ये समझने चलते हैं। क्या सल्यूशन है? डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं और इससे कुछ लोगों की मौत भी हो रही है, नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, तो इसका सल्यूशन क्या दिखता है आपको? हमारे संविधान में लिखा है कि हमें सबको साइंटिफिकली सोचना चाहिए और पशुओं के प्रति करुणा रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक कहानी बताती हूँ जो बताएगी कि असल में होता क्या है जब हम कुत्तों को इस तरह एन मास हटाने की कोशिश करते हैं। 17वीं शताब्दी में लंदन में बहुत अर्बन सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम हुआ करती थी, जैसे हमारे देश में आज है। कूड़ा है यहाँ वहाँ, नालियाँ भरी हुई हैं, गार्बेज है खूब सारा, तो खुली मीट की दुकानें हैं, तो बहुत सारे जानवर उसको खाने के लिए आ ही जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई प्रोटीन है एनवायरनमेंट में तो उसको खाने के लिए कोई स्कैवेंजिंग एनिमल आएगा। तो कुत्ते बिल्लियाँ थे खूब सारे, करीब 80-90 हज़ार। तो लंदन के मेयर ने एक आदेश दिया कि ये सब जितने भी कुत्ते बिल्लियाँ हैं इन सबको मार के हटा दिया जाए, क्योंकि ये जो हैं बहुत गंदगी फैला रहे हैं, इनकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। तब ये एक उनके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया जो आया, उसका सबने अनुपालन सुनिश्चित कर दिया। 80,000 कुत्ते बिल्लियों को मार गिराया गया और उन सबकी लाशों को लंदन के बाहर एक जगह फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हर शहर के नीचे एक अलग शहर बसता है जो हमें और आपको दिखता नहीं है, जहाँ पाइपलाइंस होती है, सीवेज होता है, जहाँ सब गंदा मंदा पानी यहाँ से वहाँ जा रहा होता है, नीवें होती हैं। वहाँ पे कौन रहता है? वहाँ रहते हैं चूहे। और वो चूहे हमसे आपसे डरते नहीं हैं, क्योंकि हम उनके प्रेडेटर नहीं हैं। उनके प्रेडेटर है कुत्ते बिल्ली। वो कुत्ते बिल्ली मरते ही वो सारे चूहे आ गए बाहर। उन चूहों पे रहती थी एक फ्ली, मतलब एक प्रकार का एक इंसेक्ट बहुत छोटा, जो कैरियर थी ब्यूबोनिक प्लेग की। उसके बाद जैसे ही कुत्ते बिल्लियों को मार के हटाया गया, चूहों की तादाद इतनी बढ़ गई और उस फ्ली ने इतना प्लेग फैलाया, ब्यूबोनिक प्लेग, लंदन की 70% आबादी प्लेग से मर गई। तो हम जब कुत्ते बिल्लियों को हटाने की बात कर रहे हैं तो क्या हम इकोलॉजिकल बैलेंस तो नहीं बिगाड़ रहे? ये सोचना चाहिए।
इसी तरह झटकेबाजी के ऑर्डर्स चेयरमैन माओ के ज़माने में चाइना में भी लिए गए थे। उनको एक बार किसी बहुत अक्लमंद व्यक्ति ने बताया कि ये जो खेत हैं इनमें इतना अनाज हम उगाते हैं, लेकिन चिड़ियाँ आती हैं सब अनाज खा जाती हैं, तो अगर हम चिड़ियों को मार दें तो हमारे पास बहुत अनाज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हम उन चिड़ियों को तमाम वो कर दें। चेयरमैन माओ तो बहुत ही बड़े हीरो थे अपने देश के, एक ज़माने में लोग उनकी बहुत ही सुनते थे। उन्होंने कहा सब चिड़ियों को मार दो, गौरैया स्पेशली छोटी वाली। लोगों ने सब चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया, चिड़ियों से विहीन कर दिया उन्होंने पूरे देश को। उसके बाद क्या हुआ, उनकी फसलों को ऐसे कीड़ों ने खाया, ऐसे कीड़ों ने खाया, क्योंकि चिड़ियाँ सिर्फ अनाज नहीं खा रही थी, कीड़ों को भी खा रही थी, और इतना बड़ा अकाल पड़ा वहाँ पे, क्योंकि पूरी फसलें बर्बाद हो गई और लाखों लोग मरे। तो हम जब प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं, झटकेबाजी के साथ, और जब हम उसको विज्ञान की दृष्टि से नहीं बल्कि गुस्से की दृष्टि से, रिएक्टिव दृष्टि से कुछ करते हैं, तो उसका प्रकोप इंसानों पर ही वापस पड़ता है। तो फिर आप क्या सोल्यूशन देखती हैं? जो लगातार डॉग बाइट के केसेस आते हैं, आपके नज़रिए में इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा है? दिल्ली में 20 ABC सेंटर्स पिछले 25 सालों में वो नहीं कर पाए जो लखनऊ में एक ABC सेंटर ने पिछले 4 साल में कर दिया। तो हम क्यों नहीं लखनऊ का मॉडल, देहरादून का मॉडल, काशीपुर, रुड़की, रुद्रप्रयाग का मॉडल, या जो नए सेंटर्स जो बन रहे हैं, क्योंकि हमें एक प्लान्ड तरीके से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि एक जो रूल्स के हिसाब से सेंटर में एक मॉनिटरिंग कमेटी हो, स्टेट लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी हो, और फिर लोकल अथॉरिटी के लेवल पर एक मॉनिटरिंग कमेटी हो। CCTV कैमरास हों ऑपरेशन थिएटर्स में। जब कुत्तों की सर्जरी की जाए तो उनके जो प्रजनांग है वो निकाले जाएं, उनको वीडियो रिकॉर्ड किया जाए काउंटिंग के समय पर। वो सब यहाँ दिल्ली में कुछ नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ घूस खाई जाती है, ABC की बिलिंग होती है, ठेकेदारों को ठेके जो ABC के दे रखे हैं वो ABC करते नहीं हैं, सिर्फ बिल एनिमल बर्थ कंट्रोल। जी, पशुओं के जन्म नियंत्रण की जो सर्जरीज़ होनी होती हैं वो सर्जरीज़ हो नहीं रही हैं, उनकी बिलिंग ज़रूर हो रही है, उसके खर्चे निकाले जा रहे हैं, और भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट ठेकेदारों के साथ मिलके सिर्फ दिल्ली की जनता का पैसा खा रहे हैं। इनके अनुसार RTI में जो हमें साबित हुआ है कि पिछले 7 सालों में 7 लाख कुत्तों की इन्होंने नसबंदी कर दी है फाइलों के अंदर, क्योंकि 7 लाख कुत्तों की अगर नसबंदी हो गई होती तो दिल्ली में तो हमें एक भी कुत्ता बिना नसबंदी के दिखता ही नहीं। लेकिन हमें यहाँ पिल्ले भी दिखते हैं, हमें यहाँ दूध पिलाने वाली माएँ भी दिखती हैं कुत्तों की। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे अभी भी पैदा हो रहे हैं। तो 7 लाख कुत्तों की नसबंदी, 7 लाख से कम कुत्ते हैं दिल्ली में। अगर 7 साल में 7 लाख कुत्ते न्यूटर कर दिए तो अभी तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। आपने इस मामले के सभी स्टेक होल्डर्स माने सभी पक्षकारों को सुना, जो एनिमल लवर्स हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, उनकी क्या राय है ये आपने जानी। इस मामले पर कोर्ट में बहस अब भी जारी है, अंतिम फैसला आना अभी भी बचा हुआ है। हमारी कोशिश थी कि इस मुद्दे पर एक होलिस्टिक कवरेज हम आपको दिखाएं। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमसे कमेंट में जरूर साझा करिएगा। मैं सोनल हूँ, फिर मिलूंगी जिस्ट के किसी और वीडियो में। शुक्रिया।